नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। ओ शर्वरी, इधर तो आ। इस तरह से कतरा के क्यों भाग रही है? महिमा ने कांजीवरम साड़ी में सजी सवरी को दरवाजे की तरफ बढ़ते दबे कदमों से खिसकते हुए देखकर कहा था। जी कहती शर्माती उनके पास आके खड़ी हो गई। क्या बात है, इस तरह से सज धज के कहाँ जा रही हो? महिमा ने पूछा। वो आज डॉक्टर निपुण की विदाई समारोह है ना माँ जी। कॉलेज में सभी अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। मैं ऐसे ही सादे कपड़े में जाऊंगी तो बहुत अजीब लगेगा। शर्वी सहमे हुए स्वर में बोली। तो इसमें बुरा क्या है बेटी? तेरी गर्दन तो ऐसी झुकी जा रही हो मानो कोई अपराध कर दिया हो। इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। हमें भी देखकर अच्छा लगता है। रुक जरा, अभी आई, कह के महिमा ने अपनी अलमारी से सोने के कंगन और सुंदर सा हार निकाल के उसे दिया। माँ जी। उनसे कंगन और हार लेते हुए शर्वरी की आंखें डबडबा आई थी। ये क्या पागलपन है, सारा मुंह गंदा हो जाएगा तुम्हारा। माँ जी ने कहा। जानती हूँ, पर लाख चाहने पे भी ये आंसू रुकते ही नहीं है कभी कभी। शर्वरी ने खुद पर संयम रखने का प्रयास करते हुए कहा। शर्वरी ने भावुक होकर हाथों में कंगन और गले में हार डाल लिया। कैसी लग रही हूँ? अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा। बिल्कुल चांद का टुकड़ा। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुझे, वो प्यार से बोली। पता नहीं माँ जी, मेरी अपनी माँ कैसी थी, बस एक धुंधली सी याद शेष है। पर यह कभी नहीं भूलूंगी कि आपके रूप में मुझे माँ मिली है। शर्वरी भावुक होकर बोली। बहुत हो गई मक्खनबाजी, अब जा, निपुण से कहना मुझसे मिले बिना ना जाए। उन्होंने आंखें तरेर कर कहा। जी, डॉक्टर निपुण तो खुद ही आपसे मिलने आने वाले हैं। उनकी माता जी आई हैं, वह आपसे मिलना चाहती हैं। कहती हुई शर्वरी पर्स उठाकर बाहर निकल गई। इधर महिमा समय के दर्पण पर जमी हुई अतीत की धूल को झाड़ने में लगी थी। वह अपनी बेटी नुपुर के बेटा होने के मौके पर उसके घर गई थी। वहां जाके खड़ी हुई थी कि शर्वरी ने आके थोड़ी देर उन्हें निहार के अचानक ही पूछ लिया था। आप लोग अभी नहाएंगे या पहले चाय पियेंगे? वो कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही नुपुर शर्वरी पे बरस पड़ी थी। यह भी कोई पूछने की बात है? इतने लंबे सफर से आए हैं तो कि आते ही स्नान ध्यान में लग जाएंगे, चाय तक नहीं पियेंगे? ठीक है, अभी बना लाती हूँ, कहती हुई शर्वरी रसोई घर की तरफ चल दी। और सुन जरा, सारा सामान ले जाके गेस्ट रूम में रख दे। अंकुश का रिक्शे वाला भी आता होगा, उसे भी तैयार कर देना और नाश्ते की तैयारी भी कर लेना। बस कर नुपुर, इतने काम तो उसे याद भी नहीं होंगे, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, आप नहीं जानती इसे, ये एक नंबर की कामचोर है। एक बात कहूँ माँ, पिताजी ने कुछ भी नहीं देखा और मेरे लिए पति पत्नी कैसे सुख चैन से रहते हैं मैंने तो ये जाना ही नहीं। जब से इस घर में मैंने पैर रखा है, देवर ननद की सेवा में ही जुटी रहती हूँ। अब नुपुर पिताजी की शिकायत करने लगी। ऐसे नहीं कहते, अंगूठी में हीरे जैसा पति है तेरा, इतना अच्छा पुश्तैनी मकान है, माता पिता कम उम्र में चल बसे, तो भाई बहन की जिम्मेदारी तो बड़े भाई भाभी पे ही आती है, महिमा ने समझाते हुए कहा था। वही तो कह रही हूँ माँ, ये सब तो आपको देखना चाहिए था ना। भाई की पढ़ाई का खर्च, फिर बहन की पढ़ाई, ऊपर से उसकी शादी के लिए कहाँ से लाएंगे लाखों का दहेज? नुपुर चिड़चिड़े स्वर में बोली थी। ठीक है, यदि मैं सब कुछ देखकर भी तुम्हारा विवाह करता और बाद में सास ससुर चल बसते तो क्या करती तुम? अभिजीत भी नाराज होकर बोले थे। महिमा ने उन्हें शांत करना चाहा। बेटी और पति के स्वभाव से वो अच्छी तरह से परिचित थी और उनके भड़कते गुस्से को काबू करने के लिए उन्हें हमेशा ठंडे पानी का कार्य करना पड़ता था। तभी चाय की ट्रे थामे शर्वरी आई थी। साथ ही नुपुर के पति अभिषेक ने वहां आकर गर्मागर्म बहस में बाधा डाल दी थी। चाय पीते हुए भी महिमा की आंखें शर्वरी का पीछा करते रही। उसने फटाफट अंकुश को तैयार किया, उसका टिफिन लगाया, अभिषेक को नाश्ता दिया और महिमा और उनके पति के लिए नहाने का पानी भी गर्म कर दिया। महिमा नहाकर निकली तो उन्होंने देखा शर्वरी सब्जी काट रही थी और वो बोली। अरे, अभी खाने की क्या जल्दी है बेटी, आराम से हो जाएगा। माँ जी, मैं सोच रही थी आज कॉलेज चली जाती तो अच्छा रहता। छमाही परीक्षाएं सिर पे हैं, कॉलेज नहीं जाने से बहुत नुकसान होता है। शर्वरी जल्दी जल्दी सब्जी काटते हुए बोली। तुम जाओ ना कॉलेज, मैं आ गई हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इंटर की पढ़ाई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, महिमा ने कहा। उनकी बात सुनकर शर्वरी के चेहरे पे आई चमक उन्हें आज तक याद है। कुछ पल तक तुम उन्हें एकटक निहारती रह गई थी, फिर कुछ इस तरह से मुस्कुराई थी मानो सबसे बहुत प्यासे व्यक्ति के मुंह में किसी ने पानी डाल दिया हो। दोनों के बीच इशारे में बातचीत हुई और शर्वरी लपक कर उठी और तैयार होकर किताबों का बैग हाथ में लेकर बाहर आ गई थी। तो मैं जाऊं माँ जी? उसने पूछा। कहाँ जा रही है महारानी जी? तभी नुपुर ने आकर पूछा। कॉलेज जा रही है बेटी। शर्वरी कुछ कहती उससे पहले ही महिमा ने जवाब दे दिया। मैंने कहा था ना, एक सप्ताह और मत जाना।
नुपुर ने डांटने के अंदाज में कहा। जाने दे नुपुर, कह रही थी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। महिमा ने शर्वरी की वकालत करते हुए कहा। ओह, तो आपसे शिकायत कर रही थी। कौन सा पीएचडी कर रही है? इंटर में तो पढ़ रही है, वो भी रिपीट करके पास होगी, नुपुर ने व्यंग के लहजे में कहा। महिमा का मन हुआ कि वो नुपुर को बताए कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो कैसे सब कुछ पढ़ने के टेबल पे ही चाहिए होता था उसे, और तब पर भी वो उसी के शब्दों में रिपीट करके ही पास होती थी या नहीं भी होती थी। पर स्थिति की नजाकत देखकर वो चुप रह गई थी। अभिजीत तो 2 दिन के बाद ही वापस चले गए थे, पर उन्हें नुपुर के पूरी तरह से स्वस्थ होने तक वहीं उसकी देखभाल के लिए छोड़ गए थे। शर्वरी दिन भर घर के कार्यों में हाथ बटाकर अपनी पढ़ाई भी करती और उसके बाद नुपुर की जली कटी भी सुनती, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। अभिषेक अपने काम में व्यस्त रहता या व्यस्त रहने का दिखावा करता। छोटे भाई रोहित ने शायद नुपुर के स्वभाव से ही तंग आकर छात्रावास में रहकर पढ़ने का फैसला कर लिया था। वह माता पिता की चल अचल संपत्ति पे अपना हक जताता तो नुपुर सहम जाती थी। कुछ दिन और नुपुर के परिवार के साथ रह के महिमा जब घर लौटी तो उनके मन में एक कसक सी थी। वह चाह कर भी नुपुर से कुछ नहीं कह पाई थी। 2 महीने तक साथ रह के शर्वरी से उनका अनाम और अबुझ सा संबंध बन गया था। कहते हैं मन को मन की राह होती है। पहली बार उन्होंने इस कथन की सच्चाई को जीवन में अनुभव किया था। नुपुर अपना सारा गुस्सा शर्वरी पर ही उतारती थी। कभी कभी महिमा को लगता कि सारा दोष उनका है। वो दूसरे को शालीन व्यवहार तक की सीख नहीं दे पाई। बचपन से भी वो अपने तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा गुस्सैल थी। बात बात पे जिद करना, आपे से बाहर हो जाना उसके स्वभाव का खास हिस्सा बने हुए थे। पर अब दोनों को पहले छात्रावास में रखने की बात सोची गई तो महिमा ने शर्वरी को अपने पास रखने का प्रस्ताव रखा और उन दोनों की बातें खिल गई। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। फिर भी अभिषेक ने पूछ ही लिया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी माँ जी? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, शर्वरी तो मेरी बेटी जैसी है। कारण कुछ नहीं था। अभिषेक को 3 साल के लिए जर्मनी जाना था, जिसमें वो अपने परिवार को लेकर जाना चाहता था और शर्वरी को कहाँ रखें, यही समस्या थी। तो हमने यानी महिमा जी ने कहा, फिर तीनों बच्चे अपने घर संसार में व्यस्त थे, हम दोनों तो बिल्कुल अकेले हैं, बल्कि मुझे तो सहारा हो जाएगा। महिमा ने कहा, सहारे की बात मत कहो माँ, बहुत स्वार्थी किस्म की लड़की है, ये सहारे की बात सोचो भी मत, नुपुर ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि का परिचय देते हुए कह दिया था। शर्वरी अच्छी लड़की है, तुम्हारी माँ को यूं भी कभी किसी से तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं हुई, अभिजीत ने नुपुर के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इस पर शर्वरी महिमा के जीवन का हिस्सा बन गई थी और जल्दी उन दोनों ने पति पत्नी के जीवन में खास जगह बना ली थी। एक दिन शर्वरी कॉलेज से लौटी तो महिमा अपने बेडरूम में बेसुध पड़ी थी। यह देखकर शर्वरी पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गई। बीमारी की हालत में शर्वरी ने उनकी इसी सेवा करी। सब आश्चर्यचकित रह गए थे। शर्वरी महिमा ने हाथ में साबूदाने की कटोरी थामे खड़ी शर्वरी से कहा, जी तुम पिछले जरूर जन्म में मेरी माँ रही होगी। मुस्कुरा कर कहा था, आज पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं क्या? शर्वरी ने पूछा। हाँ, क्यों पूछ रही हो तुम? यूं ही पूछ लिया, मुझे भी ऐसा लगता है, जरूर किसी जन्म में मैंने कुछ भले काम किए होंगे जो आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, नहीं तो मुझ अभागे के लिए किस्मत में ये सब कुछ है ही नहीं। कहती हुई शर्वरी की आंखें डबडबा आई थी। आज कहा सो कहा, आगे से खुद को कभी अभागी मत कहना। बैठ कर शांत मन से सोचो, जीवन ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। महिमा ने शर्वरी को समझाते हुए कहा था। अभिजीत और महिमा के साथ रह शर्वरी कुछ इस कदर निखरी कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस स्नेहिल वातावरण में शर्वरी पढ़ाई में पूरी ताकत लगाती थी। जब कठिनाई से पास होने वाली शर्वरी पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आई थी तो खुद महिमा को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ था। उसे स्वर्ण पदक मिला था। स्वर्ण पदक लाकर उसने महिमा को सौंपते हुए कहा था, इन सब का श्रेय माँ जी आपको जाता है, पता नहीं इसका ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगी। पगली शर्वरी, तू है तो माँ भी तो कहती है और ऋण की भी बात करती है, फिर भी मैं बताती हूँ मेरा ऋण कैसे उतरेगा। महिमा ने उसे समझाते हुए कहा। क्या तेते तकतेन भुंजिशा, ये क्या होता है? उसने चौंकते हुए कहा। सीधी सादी भाषा में कहिए ना, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, कहकर शर्वरी हंस पड़ी। ये मजाक की बात नहीं है बेटी, जीवन का भोग त्याग के साथ करो और इस त्याग को करने के लिए कुछ भी छोड़ देने की या संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। परिवार और समाज में छोटी सी लगने वाली बातों से दूसरा का जीवन बदल सकता है। तुम समझ रही हो शर्वरी? महिमा ने शर्वरी को समझाते हुए कहा। जी कोशिश कर रही हूँ, शर्वरी ने जवाब दिया। देखो नुपुर मेरी बेटी है, उसके प्रति उसका तुम्हारे प्रति व्यवहार मेरा सिर शर्म से झुका देता है, लेकिन तुम इस तरह का कार्य करने से बचोगी ना? महिमा ने पूछा। जी कोशिश करूंगी कि आपको कभी निराश न करूं, शर्वरी गंभीर स्वर में बोली।
शीघ्र ही शर्वरी की अपने कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हो गई। अब तो उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। उसकी कायापलट की बात सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। अरे कहाँ खोई हो? तभी अभिजीत ने आके महिमा की तंद्रा भंग करते हुए कहा, कहीं नहीं, यूं ही। महिमा ने चौंक कर कहा, तुम्हारी तो जागते हुए भी आंखें बंद रहती हैं। आज लाइब्रेरी से निकला तो देखा शर्वरी डॉक्टर निपुण के साथ हाथ में हाथ डाले जा रही थी। अभिजीत ने कहा, जानती हूँ। महिमा ने उनकी बात का जवाब दिया। क्या? अभिजीत ने पूछा। यही कि एक दूसरे को वो दोनों बहुत चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, क्या कह रही हो? पराई घर की लड़की है, कोई ऊंच नीच हो गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अभिजीत ने सकपकाते हुए कहा, घबराओ नहीं, मुझे शर्वरी पर पूरा भरोसा है। उसने तो अभिषेक को फिर सब लिख दिया है। महिमा बोली, ओह तो दुनिया को पता है, बस हम ही से पर्दा है। अभिजीत ने मुस्कुरा कर कहा था। थोड़ी देर में शर्वरी दरवाजे पर दस्तक देते हुए घर में आ घुसी। माँ, आज शाम को निपुण अपनी माँ के साथ आपसे मिलने आएंगे। उसने शर्माते हुए महिमा के कान में कहा। क्या बात है, हमें भी तो कुछ पता चले। अभिजीत ने पूछा। खुशखबरी है, निपुण अपनी माँ के साथ शर्वरी का हाथ मांगने आ रहे हैं। चलो बाजार चले, बहुत सी खरीदारी करनी है। महिमा ने ऐसा कहा तो शर्वरी शर्मा के अंदर चली गई। सच कहूँ महिमा, आज मुझे जितनी खुशी हो रही है उतनी तो अपनी बेटियों का संबंध करते समय भी नहीं हुई थी। अभिजीत गदगद स्वर में बोले, अपनों के लिए तो सभी करते हैं, पर सच्चा सुख तो उनके लिए करने में है जिन्हें हमारी ज़रूरत है। संतोष की मुस्कान लिए महिमा बोली, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।